हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपने आर्य सफलता सीरीज 2023 में एनरोलमेंट भी कर लिया है। अगर नहीं किया है और आरएस 2023 प्री के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो अभी प्ले स्टोर पे जाओ, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। वहां आपको आर्य सफलता सीरीज मिल जाएगी और एक बेहद ही शानदार ऑफर आपके लिए है। जो टेस्ट सीरीज है उसकी कॉस्ट बेहद ही कम कर दी गई है, लगभग 90 रुपए के आसपास आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो देर ना करें, अभी इनरोल कीजिए। ऑफर लिमिटेड समय के लिए रहेगा। चलिए, आर्य सफलता सीरीज की कड़ी में हम 1500 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर देख रहे थे और इसी कड़ी को रन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 95th नंबर के इनकी घोषणा की गई मार्च के महीने में। ठीक है, कब? 12 मार्च 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। कहां पे दिया जाता है ये आयोजन कहां किया जाता है? तो यूएसए में लॉस एंजल्स जो जगह है वहां पे डोल्बी थिएटर है, वहां पे इन पुरस्कारों को दिया जाता है। यानी ये जो समारोह वहां डोल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है। वितरण कौन सी कंपनी करती है? तो एकेडमी अवार्ड कहते हैं जिसे हम। इस संस्था का अगर पूरा नाम देखते तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज, ये पूरा नाम है, लेकिन इनको एकेडमी द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब जो 95वें ऑस्कर पुरस्कार है वो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ब्रेंडन फ्रेजर। इन्होंने एक फिल्म है द वेल, उसमें काम किया था, बहुत ही शानदार काम किया, उम्दा काम किया, इसलिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यानी जो ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट एक्टर मिला है वो किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है मिशेल येओह को। और कौन सी फिल्म में इन्होंने शानदार कार्य किया, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है? तो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या नाम है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मिशेल येओह नाम इनका, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, दो भारतीय अवार्ड मिले, भारतीयों को भी अवार्ड मिले, दो अवार्ड। कौन कौन से? एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। किसे मिला है? तो सर्वविदित है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है, जो मूवी RRR में आया था, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है एलिफेंट विस्परर को। किसे? एलिफेंट विस्परर को। ये बेहद ही शानदार डॉक्यूमेंट्री, लगभग 41-42 मिनट के आसपास की डॉक्यूमेंट्री है। अगर आपके पास समय है और अपने आरएस की पढ़ाई करने में आप थोड़े से बोर फील कर रहे हो तो अभी यूट्यूब पे जाओ और एलिफेंट विस्परर जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है उसे आप जरूर देखें, बहुत ही शानदार है, उम्दा कलाकारी उसमें की गई है। किसने बनाया है? तो इसके डायरेक्टर है कार्तिकी गोलजानविस। किसने? कार्तिकी गोलजानविस। और जो निर्माता है इसके गुनीत मोंगा। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को 2 एकेडमी अवार्ड मिले, एक तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, एक बेस्ट शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए। अब देखो, RRR को दिया गया नाटू गाने के लिए दिया गया, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड है। अच्छा, स्टेज पे जाके पुरस्कार लिया किसने? तो SS कोशनवी है, जो इसके गीतकार है ना, वो उन्होंने चंद्र बोस और SS कोशनवी इन्होंने मिलके, संगीतकार है कोशनवी, गीतकार है चंद्र बोस, ये जो दोनों स्टेज पे गए और पुरस्कार को ग्रहण किया। वहीं एलिफेंट विस्परर बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में पुरस्कार जीती, गुनीत मोंगा के डायरेक्शन में बनी। और किसके डायरेक्शन बनी है? गुनीत मोंगा के डायरेक्शन में मूवी बनी है। इससे पहले भी कि क्या भारतीयों को ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं? तो देखो 2008 में आपको पता होगा जो AR रहमान का स्लमडॉग मिलियनेयर में जो सॉन्ग था जय हो, उसके लिए बेस्ट गीत, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार उनको दिया गया था, 2008 में दिया गया था। उसके बाद में 2023 में, यानी 95th जो ऑस्कर अवार्ड है उनमें भारतीय को ये पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राजरतन कोचर की स्मृति में हर वर्ष दिए जाने वाले पत्रकारिता और साहित्य पुरस्कार, राजरतन कोचर पत्रकारिता और साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा? प्रदीप शेखावत को। और प्रदीप शेखावत ये राजस्थान पत्रिका है, अपनी जो पत्रिका आती है उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राजरतन कोचर पत्रकारिता और साहित्य पुरस्कार। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी शुरू की है। राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी किसने शुरू करी है? टाटा मोटर्स ने। किसके साथ मिलके? गंगानगर वाहन उद्योग के साथ मिलके। और कहां पे शुरू करी है? तो जयपुर में करी है। क्योंकि ये पहली है तो महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है,
तो पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जयपुर में शुरू की गई है, टाटा मोटर्स ने शुरू करी है। साथ कौन दे रहा है? गंगानगर वाहन उद्योग। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे दिया गया? तो सुजाता है, उनको श्रीमती सुजाता जो लेखिका है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। ये आलोचना साहित्य के लिए दिया जाता है। और सुजाता जी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? आलोचना का स्त्री पक्ष नाम के जो बुक लिखी है, उनके लिए इनको देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है। ये आलोचना साहित्य में दिया जाता है और इस बार दिया गया सुजाता जो कथाकार है, उनको पुस्तक है आलोचना का स्त्री पक्ष के लिए। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार जिसे हम गणित का नोबेल भी कहते हैं, ठीक है, किसे दिया गया है? तो ये लुइस ए कैफरेली को दिया गया है। कहाँ के? लुइस ए कैफरेली, अर्जेंटीना के। तो एबल पुरस्कार लुइस ए कैफरेली को दिया गया है। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और कौन देता है? तो ये पुरस्कार जो एबल पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। आपको इतना याद नहीं रखना, इतना याद रखना है एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? लुइस ए कैफरेली को। और कहाँ से संबंधित है? लुइस ए कैफरेली अर्जेंटीना से संबंधित है। और एबल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसी भारतीय को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार। भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इनका नाम है वैज्ञानिक हरि बालकृष्ण। इनको 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। वास्तुकला का बेस्ट पुरस्कार कौन सा है? तो आप कहोगे प्रित्जकर पुरस्कार। तो किसे मिला प्रित्जकर पुरस्कार इस बार? तो जो प्रित्जकर पुरस्कार है वो इस बार दिया गया है डेविड एलन चिपरफील्ड को। किसे दिया गया है? तो प्रित्जकर पुरस्कार है वो डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। अब ये जो पुरस्कार है इसे आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। जिस प्रकार से एबल को गणित का नोबेल, वैसे प्रित्जकर को आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। इससे पिछले साल किसे दिया गया था? तो ये फ्रांसिस कैरे को दिया गया था। मैंने 2022 का जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये फ्रांसिस कैरे साहब को दिया गया था। और 2023 का पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। वास्तुकला का या आर्किटेक्चर का ये नोबेल कहलाता है। सरस्वती सम्मान 2022 का जो सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है। इस बार 32वां सरस्वती सम्मान था। ये दिया गया है शिवा शंकरी को, तमिल भाषा की लेखिका है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सी किताब के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो शिवा शंकरी जी की पुस्तक है सूर्यवंशम। क्या नाम पुस्तक का? सूर्यवंशम। ये सरस्वती सम्मान बेहद ही महत्वपूर्ण सम्मान है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और इस बार 32वां है ये। सूर्यवंशम के लिए दिया गया शिवा शंकरी जी को, और सूर्यवंशम इनकी किताब है, इसके लिए इनको दिया गया है। अब के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में पुरस्कार स्थापित किया था। और किसे दिया जाएगा? तो 8वीं अनुसूची में किसी भारतीय भाषा में विगत 10 सालों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब 2021 का किसे दिया गया? तो रामदरस मिश्र को दिया गया था 2021 का। और इस बार किसे दिया गया? शिवा शंकरी को। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान। तो फिर से देखते एक बार। 32वां सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम नाम की किताब लिखने के लिए शिवा शंकरी जी को दिया गया है, जो कि तमिल भाषा की एक पुस्तक है। 2021 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र साहब को दिया गया था। अब व्यास सम्मान, व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन देता है। और किसे दिया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। किसे? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। एक किताब इन्होंने लिखी थी पागलखाना। पागलखाना एक उपन्यास है। इस उपन्यास को लिखने के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया। अच्छा, 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? यानी 2022 के लिए जो व्यास सम्मान था, 2021 के सॉरी, वो दिया गया था डॉक्टर असगर वजाहत को। किसे दिया गया? डॉक्टर असगर वजाहत को। और असगर वजाहत ने कौन सी पुस्तक लिखी? महाबली। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि पागलखाना किसकी रचना है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ज्ञान चतुर्वेदी का। यानी किताब का नाम पागल है और खुद का नाम ज्ञान है। और असगर वजाहत इनको दिया गया था 2021 का व्यास सम्मान। तो महाबली पुस्तक किसने लिखी? तो आपका उत्तर होगा असगर वजाहत ने लिखी। स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार
तो स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार है, ये कुछ शहरों को दिया गया है, जिसमें देखो एक अपना भारतीय शहर भी है बेंगलुरु, एक एथेंस हो गया जो ग्रीस का शहर है, एक मोंटेविडियो जो उरुग्वे का शहर है, मैक्सिको सिटी मैक्सिको का शहर है, और वैंकूवर कनाडा का शहर है। तो इन शहरों को स्वच्छ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार 2023 दिया गया। क्योंकि जो बेंगलुरु को दिया गया था उसका कारण क्या है, बेंगलुरु ने तंबाकू नियंत्रण के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया था। तो जो स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी संगठन है, इसने इस चीज को नोटिस किया और उन्होंने ये पुरस्कार 15 मार्च 2023 को बेंगलुरु शहर को ज्ञापित किया है। इसके अलावा एथेंस को मिला है, मोंटेविडियो को मिला है, मैक्सिको को मिला है, वैंकूवर को मिला है। तो आपका प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि स्वस्थ शहरों के साझेदारी संगठन ने 2023 का पुरस्कार किस शहर को दिया है, भारत के किस शहर को दिया है? तो आपको उत्तर होगा बेंगलुरु। और किस प्रोग्राम के लिए दिया गया है? तो उत्तर होगा तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान, यानी तंबाकू को नियंत्रित करने के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया है उसके लिए बेंगलुरु को यह खिताब दिया गया है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर है अपने शक्तिकांत दास साहब, और इनको इस बार मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी पूरी वर्ल्ड में टॉप के गवर्नर कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं अपने शक्तिकांत दास साहब, और ये आरबीआई के गवर्नर है फिलहाल। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, तो मीराबाई चानू है, इनको एक बार फिर से बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया है। पिछली बार के इनको चुना गया था। ये क्या करती है? तो ये भारोत्तोलन है, मतलब वेट लिफ्टर है, और 2021 में भी ये पुरस्कार जीता था, और 2022 के लिए भी इनको ये पुरस्कार मिला है। इस प्रकार लगातार 2 बार ये पुरस्कार बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जीतने वाली मीराबाई चानू बन गई है। फीफा पुरस्कार, तो इस बार फीफा पुरस्कारों में किसकी धूम रही? देखो, वर्ल्ड कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। तो अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी उनकी धूम रहेगी फीफा अवार्ड जीतने में। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर ये किसे दिए गए? इन्हें मेल फुटबॉलर कौन है टॉप के? तो ऑब्वियसली मैसी साहब है, लियोनेल मैसी, अर्जेंटीना से संबंधित है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये है अलेक्सिया पुटेलस। क्या नाम है? अलेक्सिया पुटेलस। और इनका संबंध कहाँ से है? तो ये बार्सिलोना के लिए खेलती है, वैसे इंग्लैंड की खिलाड़ी है ये। और सर्वश्रेष्ठ कोच तो लियोनेल स्कोलोनी नाम है इनका, अर्जेंटीना के कोच है। इन्होंने विश्व कप जिताया, तो बेस्ट कोच का अवार्ड इनको मिला है। बेस्ट पुरुष गोलकीपर तो ये एमिलियानो मार्टिनेज है। आपको पता होगा मार्टिनेज काफी सुर्खियों में रहे थे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो शूट आउट से उसका फैसला हुआ था, और फाइनली अर्जेंटीना ने शूट आउट को जीत लिया था। तो शूट आउट को बचाने में, पेनल्टी शूट आउट को बचाने में जो सबसे ज्यादा बड़ा योगदान रहता है वो गोलकीपर का रहता है। तो एमिलियानो मार्टिनेज है, काफी सुर्खियों में रहे थे, और उन्होंने कह सकते हैं कि अर्जेंटीना को विश्व कप जिताने में लियोनेल मेसी जितना ही योगदान दिया था, उनसे कम योगदान इनका भी नहीं था। वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर तो मेरी इप्स, ये इंग्लैंड की है, वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसके लिए भी खेलती है, इनको महिला गोलकीपर। तो आपको याद सबसे महत्वपूर्ण क्या रखना है? फुटबॉलर तो मेसी हो गए, और महिला में पुटेलस हो गए, और कोच हो गए स्कोलोनी, और गोलकीपर हो गए मार्टिनेज। ठीक है, ये चारों आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इन्होंने 2023 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा को चयन किया है। तो कौन सा हवाई अड्डा को यह पुरस्कार दिया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा माना गया है। तो कहाँ है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो जो नई दिल्ली में हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा माना गया है एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल के द्वारा। पेन अमेरिका द्वारा भारतीय साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए 2023 का पेन पुरस्कार, जिसे हम नबोकोव पुरस्कार भी कहते हैं, अगर पूर्ण रूप से कहे तो पेन अमेरिका व्लादिमीर नबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023, लेकिन शॉर्ट में से पेन पुरस्कार कहते हैं, किसे दिया गया है? तो 2023 के लिए पेन पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल साहब को दिया गया। ठीक है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। मार्च 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022, यानी स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो शशिधर जगदीशन को दिया गया है। और शशिधर जगदीशन है ये एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ है। एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और अगर
वर्थ के हिसाब से बात करें तो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 4th नंबर पे आता है अपना HDFC बैंक, क्योंकि HDFC हाउसिंग फाइनेंस और HDFC बैंक को मर्ज कर दिया गया है और ये कैपिटल के लिहाज से दुनिया का 4था सबसे बड़ा बैंक बन चुका है। हाल ही में GSM, जिसे हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कहते हैं, इस संस्था ने देश को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतरीन कार्य करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दिया गया। तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 GSM नाम की संस्था ने कौन से देश को दिया गया है? तो ये भारत को दिया गया है, क्योंकि भारत ने जो दूरसंचार क्षेत्र है उसमें काफी नवाचार किए हैं, कई नई नीतियों का निर्माण किया। WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता? ये देखो आयोजन हुआ था, BCCI ने इसका आयोजन किया था, ठीक है। जिस प्रकार से IPL होता है उसी तर्ज पे WPL का आयोजन किया गया और इस बार की विजेता रही, जो पहला एडिशन था इसकी विजेता रही थी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की जो कप्तान थी वो कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर है ये मुंबई इंडियन टीम की कप्तान थी, जिसने सबसे पहला वुमेन प्रीमियर लीग 2023 जीता है। PM डिवाइन, क्या है PM डिवाइन? तो देखो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनके विकास के लिए ये केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसे हम कह सकते हैं PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। शॉर्ट में क्या बना? PM डिवाइन, यानी PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट जो 2022-23 का बजट आया था उसमें मोदी साहब ने की थी और सबसे पहले उस समय उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था, शुरुआती फंड। बाकी अगले 4 सालों में 6500 करोड़ रुपए का फंड सरकार द्वारा इस योजना में दिया जाएगा। इसका जो वित्त पोषण है वो 100% केंद्र सरकार ही वहन करेगी, यानी राज्य का इसमें कोई योगदान नहीं है, सारा पैसा केंद्र देगा। उद्देश्य है अपना जो प्यारा भारत है इसका जो पूर्वी हिस्सा है उसके डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू की गई है, PM डिवाइन योजना शुरू की गई है। भूमचू उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो सिक्किम में मनाया जाता है भूमचू उत्सव। या प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, भूमचू उत्सव का संबंध है सिक्किम। राष्ट्रीय ध्वज को आम लोगों द्वारा फहराने की अनुमति कब दी गई? सबसे पहली बार देखो इस बार मोदी सरकार ने एक चलाया था कैंपेन हर घर तिरंगा। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि कोई आम आदमी, कोई साधारण आदमी भी अपने घर के ऊपर तिरंगा फहरा सकता है, अपनी गाड़ी के सामने तिरंगा लगा सकता है। तो इस प्रकार से आम आदमी जब तिरंगा फहराने की पहली बार अनुमति दी गई थी वो कब दी गई थी? तो 2002 में 26 जनवरी के अवसर पर आम लोगों को तिरंगा ध्वज फहराने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब चंद्रयान अभी 3 लॉन्च हुआ है और हमने एक छोटी सी गलती करी थी। चंद्रयान 3 का जो वीडियो डाला था उसमें हमने जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट है वो गलत बताती थी, तो उसमें मॉडिफिकेशन करना पहले तो हम क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार की छोटी मोटी क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है और ये नहीं कहते कि आगे भी नहीं होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन, जो गलतियां की है वो दोबारा नहीं करने का प्रयास करेंगे और कम गलतियां करने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान 1 इसका प्रक्षेपण कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान 1 2008 की साल में लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर को लॉन्च किया और 14 नवंबर को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। इसका वजन 1380 किलोग्राम था और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा में पानी की खोज करी। ठीक है, तो चंद्रयान 1 हो गया 2008, महीना याद रखना है तो 22 अक्टूबर। अब चंद्रयान 2 22 जुलाई। अब देखो दोनों में डेट एक सेम है, एग्जैक्ट ही है 22 जुलाई, लेकिन साल 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया। ठीक है, चंद्रयान 1 को 2008 में, चंद्रयान 2 को 2019 में। अब चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई। और 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। 16 मिनट और 9 सेकंड के अंदर इसको, जैसे PSLV MK3 जो हमारा बाहुबली रॉकेट है उसके माध्यम से लॉन्च किया गया। 16 मिनट 9 सेकंड में पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया, यानी 36,500 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से वहां पे पहुंच गया। फिर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार इसने पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए, फिर चंद्रमा की कक्षा में प्रतिस्थापित हो गया, यानी 17 दिन चंद्रमा की कक्षा में प्रतिस्थापित हो गया था। तो डेट याद रखनी है, 2008 22 अक्टूबर पहला, दूसरा 22 जुलाई 2019 दूसरा, फिर 14 जुलाई 2019 तीसरा। ठीक है, अब इसी कड़ी में, क्योंकि चंद्रयान को किसने भेजा है अंतरिक्ष में या चंद्रमा पे?
तो वो इसरो ने, तो इसरो की भी विकास यात्रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसरो की विकास यात्रा की शुरुआत होती है 1962, और 1962 में देश के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और पंडित नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना करी 1962 में। 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना करी। अब इसी समिति को मॉडिफाई करके उसे और ज्यादा अपग्रेड करके 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना कर दी। इसरो की स्थापना 1969। अब 21 नवंबर 1963 को तुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की पहली शुरुआत यहीं से मानी जाती है, बाय 21 नवंबर 1963 से। 19 अप्रैल 1975 को, ये बहुत ही, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष के जो अनुसंधान के क्रम में सबसे बड़ा युगांतकारी जो कार्यक्रम है वो था 19 अप्रैल 1975 का दिन, क्योंकि भारत का पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह जो स्वदेशी तकनीक पे बनाया गया था, नाम था आर्यभट्ट, इसे अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित किया गया, रशिया के सहयोग से प्रतिस्थापित इसे किया गया था। उस समय जब पहला उपग्रह यानी जो आर्यभट्ट अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? सतीश धवन। कौन थे? सतीश धवन उस समय इसरो के अध्यक्ष थे। अब इसरो लगातार विकास कर रहा है। 18 जुलाई 1980, ये दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1980 SLV-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया, और इससे क्या हुआ? SLV-3 का सफल प्रक्षेपण हो गया तो भारत विश्व के चुनिंदा उन देशों में शामिल हो गया जो अपना उपग्रह खुद प्रक्षेपित कर सकते हैं, यानी अपना रॉकेट है उनका और अपना उपग्रह रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये उपलब्धि भारत ने हासिल करी 18 जुलाई 1980। तो SLV-3 का नाम आए तो आपको कौन सा साल याद आना चाहिए? 1980 तो याद आना चाहिए। फिर 1983 के अंदर इनसेट B1 को प्रक्षेपित किया गया था, और इसके माध्यम से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार हुआ, दूरदर्शन प्रसारण आसान हुआ, और मौसम का पूर्वानुमान लगाने में इनसेट B1 ने हेल्प की, जो इनसेट B1 1983 में लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की। तो इस कड़ी में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम चंद्रमा के जो चंद्रयान 1 और मंगल भेजा था हमने, MOM जिसे मिशन ऑफ मार्स कहते हैं, जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा था PSLV, उसका पहला सफल प्रक्षेपण हुआ था 1993 में। 2014 में हमने मंगलयान को मंगल की धरती पर भेजा। पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला मात्र 4th कंट्री था हमारा भारत, और इसकी बजट तो बहुत ही कम, जो ग्रेविटी मूवी बनी थी उस समय 450 करोड़ रुपए से भी कम बजट लगा था मंगलयान का। 2014 में भारत ऐसा करने वाला पूरी दुनिया का 4th नंबर का देश बन गया। फिर 2017 में हमने PSLV-C-37 रॉकेट भेजा, PSLV-C-37। और ये महत्वपूर्ण क्यों है PSLV-C-37? क्योंकि PSLV-C-37 के माध्यम से 2017 में हमने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया, और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था। तो इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था मात्र एक मिशन के माध्यम से, वो था PSLV-C-37। 2017 के साल की ये बात है। इसके बाद 11 अप्रैल 2018 हमने अपना खुद का एक नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, जो स्वदेशी तकनीक में था, जिसका नाम हमने रखा IRNSS। क्या नाम था? IRNSS। तो हमने कब लॉन्च किया IRNSS? 11 अप्रैल 2018 को। फिर 27 मार्च 2019 को हमने एंटी सैटेलाइट से सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता हासिल की। यानी अंतरिक्ष में हमने, जैसे अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट था हमारा ही, जो हमारा काम का सैटेलाइट नहीं था, हमने क्या किया? अंतरिक्ष से रॉकेट भेज के उस अंतरिक्ष से दूसरे सैटेलाइट को मार गिराया। तो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाले जो चुनिंदा देश है दुनिया के, उसमें भारत शामिल हो गया। तो एंटी सैटेलाइट से सैटेलाइट को नष्ट करने की जो घटना हुई थी वो 27 मार्च 2019 को हुई थी। काफी देशों को तकलीफ हुई कि बोले अंतरिक्ष में डेब्रिस फैल जाएगा, कचरा फैल जाएगा, क्योंकि जो उपग्रह होता है उसके टुकड़े चारों तरफ बाद में परिक्रमा करने लग जाते हैं। पहले एक टुकड़ा परिक्रमा कर रहा था, अब जो नए नए टुकड़े बन गए वो परिक्रमा करेंगे। लेकिन उनको ये पूछने वाला कोई नहीं था कि भैया जब तुम लोग कर रहे थे तब तुम लोगों को ये तकलीफ नहीं हो रही थी, जब हम कर रहे हैं तुमको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो जलन होना सही है, कई बार जलन होना अच्छा भी होता है। 2024 में
जो इसरो है वो अपना पहला मानव मिशन भेजेगा जिसका नाम रखा गया है गगनयान। अगर हम अंतरिक्ष इकोनॉमी की बात करें तो अंतरिक्ष इकोनॉमी की वर्तमान में साइज काफी बेहतर हुई है, 36,794 करोड़, लेकिन बाकी अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश की जीडीपी का ये 1% से भी कम हिस्सा है अंतरिक्ष इकोनॉमी में, है ना। यानी देश की इकोनॉमी में अंतरिक्ष इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है। लेकिन जिस प्रकार से इनोवेशन नवाचार भारत सरकार कर रही है, इसरो कर रहा है, उसे लगता है कि जल्द ही हम इस क्षेत्र में आमूलचूल अभूतपूर्व तरक्की करने वाले हैं। बाकी थैंक यू, आशा करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और ये जो पॉइंटर है ये आपके एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए, आपको भी फील हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक आर्य सफलता सीरीज में एनरोलमेंट नहीं किया है तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, लगभग 100 रुपये के आसपास आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।